नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसीएच चंडीगढ़, उत्तराखंड स्टाफ नर्स, सीआरपीएफ, ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस एमसीक्यू सेशन में वो सारे एमसीक्यू जो कंसेप्ट के साथ में होते हैं, जो विद रैशनल एग्जाम में आते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, प्लीज लाइक एंड शेयर द कंटेंट। मैक्सिमम लोगों तो शेयर करें, है ना। शेयर करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट मकसद हमारा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम अप्रोच कर सके और मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, 4 ऑप्शन को पढ़ें, फिर जवाब देने की कोशिश करें, तो शायद आप बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाएंगे। क्या पूछा जा रहा है कि ए क्लाइंट विद एड्स इज एडमिटेड टू द यूनिट, ए फैमिली मेंबर आस्क्ड द नर्स how much longer will it be, which response by the nurse is most appropriate। एक मरीज है जो एड्स के साथ में एडमिट हुआ है। पेशेंट किसका है? एड्स का, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एडमिट हुआ है यूनिट के अंदर और फैमिली मेंबर पूछ रहे हैं नर्स को कि हाउ मच लॉन्गर विल इट बी। मतलब ये जो एड्स है, जो हमारे मरीज को हो रखा है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गन HIV है ना। HIV वायरस से एड्स होता है, वायरल डिजीज है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो ये जो हमारे मरीज को बीमारी हुई है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी कब तक इस मरीज के साथ रहेगी, इसके बारे में फैमिली मेंबर आपसे पूछना चाह रहे हैं। विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स, एज ए नर्स आपका क्या रेस्पॉन्स जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। 4 रेस्पॉन्स है, उनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स इस क्वेश्चन का फैमिली मेंबर को आपका क्या रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कम्युनिकेशन टेक्निक आपके अंदर होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। आपको फैमिली मेंबर को हैंडल करना आना चाहिए हॉस्पिटल सेटअप के अंदर, तो आप ज्यादा अच्छे से अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मस्ट बी ए टेरिबल सिचुएशन फॉर यू। ये तुम लोगों के बहुत ही वर्स्ट, बहुत ही दुखदाई कंडीशन है। आई डोंट नो, आई विल कॉल द डॉक्टर। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, वो बताएंगे तुम्हें। आई कैनॉट से एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती। वट आर योर कंसर्न एट दिस टाइम, लेकिन आपका क्या कंसर्न है, मतलब आप क्या सोचते हैं। लास्ट है, डोंट वरी इट विल बी वेरी सून। चिंता मत करो, बहुत जल्दी ये निपट जाएगा मामला, आपका मरीज एकदम ठीक हो जाएगा। तो जब भी देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलने हैं, रेस्पॉन्स देने हैं, क्लोज एंडेड नहीं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या फर्क होता है? एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या फर्क होता है कि अगर आप क्लोज एंडेड आंसर देते हो तो मरीज को आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर जो है वो सफिशिएंट होता है। मरीज आगे जो भी कुछ चीजें जानना चाहता है उसका जुबान बंद करा देते हो। जैसे अगर आपका रेस्पॉन्स है कि दिस मस्ट बी ए टेरिबल सिचुएशन फॉर यू, आप लोगों के लिए बहुत गंभीर समस्या है, मुझे पता है, तो यहाँ पे ये क्लोज एंडेड रेस्पॉन्स है, तो ये जवाब नहीं बन सकता, क्योंकि आपको इस तरीके की बात क्लाइंट के रिलेटिव से नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो उसके लिए वो गंभीर समस्या है या नहीं। हो सकता है कि वो अटेंडर यही चाहता हो कि ये हमारा मरीज निपट जाए, तो उसके लिए गंभीर है ही नहीं, तो आप उसके मन की चीजों को इस तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट द माइंड सेटअप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये तो खोटा हो गया। लास्ट ऑप्शन कह रहा है डोंट वरी इट विल बी वेरी सून, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये टोपी पहनाने वाली बात है, क्योंकि हमें पता है कि वंस ए पेशेंट इज HIV पॉजिटिव इट्स फॉर लाइफ लॉन्ग, देयर इज नो मेडिकेशन कि मरीज HIV नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप अगर बोल रहे हो तो ये गलत है, इररिलेवेंट रेस्पॉन्स है। A और D तो दोनों ही खराब हो गए। ऑप्शन B में बोला जा रहा है आई डोंट नो आई विल कॉल द डॉक्टर। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, कभी भी जवाब नहीं होता है। ऐसा मरीज को कभी भी नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब से पूछो। ये अलग बात है कि हम हॉस्पिटल सेटअप में ऐसे वर्ड यूज लेते हैं, पर ये नहीं लेना होता है, तो ये भी खोटा जवाब हो गया। तो ऑप्शन ए
ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। द करेक्ट आंसर इज सी। आई कैंट से एग्जैक्टली, मैं ढंग से तो नहीं बता सकता, बट व्हाट योर कंसर्न एट दिस टाइम। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मुझे ढंग से तो नहीं पता कि ये क्या होता है, पर ये बताओ कि आपका क्या कंसर्न है इस समय, मतलब आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। तो इस तरीके के ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब जो आपने ये अगर अटेंडर को बोला कि आप क्या समझते हो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है और उनके और रिव्यू आएंगे, हम ये सोचते हैं, हमें लग रहा है ऐसा हो सकता है ये, तो उसके हर एक डाउट को आप क्लियर करते रहो। तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है कम्युनिकेशन का। अगला एक और इंपॉर्टेंट कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं, ढंग से पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे कंसेप्ट है, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ नया सिखाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको एम्स की सीढ़ियों की तरफ बढ़ाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स और वोकेशनल नर्स जो है वो वर्क कर रही है एक टीम के साथ में, और इस टीम के अंदर एक तो रजिस्टर्ड नर्स है और एक नर्सिंग असिस्टेंट है, मतलब तीन लोग यहाँ पे हो गए। एक तो लाइसेंस प्रैक्टिशनल नर्स या लाइसेंस वोकेशनल नर्स, एक होगी रजिस्टर्ड नर्स और एक होगी नर्सिंग असिस्टेंट। ये तीन लोग हो गए यहाँ पे। जो लाइसेंस प्रैक्टिशनल नर्स है वो शुड बी असाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट। जो लाइसेंस प्रैक्टिशनल नर्स है वो कौन सा क्लाइंट जो है उसको असाइन किया जाएगा, है ना, शुड बी असाइन। जो लाइसेंस प्रैक्टिशनल नर्स है उसको कौन सा क्लाइंट असाइन किया जा सकता है इन चार क्लाइंट में से। फर्स्ट है क्लाइंट विद टर्मिनल पैनक्रियाटिक कैंसर इन सीवियर पेन। सेकेंड है क्लाइंट विद पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज रिक्वायरिंग ए ड्रेसिंग चेंज। थर्ड है क्लाइंट विद एल्जीमर डिजीज रिक्वायरिंग एम्बुलेटरी असिस्टेंस। और लास्ट है क्लाइंट विद ट्रोमा हु हैड ए चेस्ट ट्यूब इंसर्जन 1 hour अगो। तो देखिएगा यहाँ तीन पर्सन है, एक तो है रजिस्टर्ड नर्स, एक है लाइसेंस प्रैक्टिशनल नर्स और एक है नर्सिंग असिस्टेंट। तीन लोग हैं यहाँ पे, है ना, ये तीन लोग हैं। इन तीन लोगों को अलग अलग पेशेंट असाइन करने हैं। आपको ये पूछा है कि लाइसेंस प्रैक्टिशनल नर्स को कौन सा पेशेंट असाइन होगा। तो यहां पे देखिएगा एक क्वेश्चन ऑप्शन लिखा हुआ है क्लाइंट विद टर्मिनल पैनक्रियाटिक कैंसर विद सीवियर पेन, इसको हैंडल किया जाएगा रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा। जो ए ऑप्शन है इसको कौन हैंडल करेगी, रजिस्टर्ड नर्स। कि पैनक्रियाटिक कैंसर का मरीज है और सीवियर पेन उसको हो रहा है तो ये रजिस्टर्ड नर्स हैंडल करेगी। दूसरा जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ट्रोमा का मरीज है और चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की है आपने 1 घंटा पहले, इसको भी हैंडल कौन करेगी, रजिस्टर्ड नर्स हैंडल करेगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इन दोनों को तो हैंडल करेगी रजिस्टर्ड नर्स। तो ये तो खोटे हो गए, ये जवाब नहीं बनेंगे। लाइसेंस प्रैक्टिशनल नर्स जो है वो हैंडल करेगी पेरिफेरल आर्टीरियल वैस्कुलर डिजीज वाला मरीज है जिसको ड्रेसिंग चेंज की जरूरत है, इसको हैंडल करने का जिम्मा जाएगा लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स के पास में। ऑप्शन बी जो है ये क्लाइंट लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स के लिए होगा। और अगर अल्जीमर डिजीज का मरीज है और उसको एम्बुलेंसरी असिस्टेंस की सिर्फ जरूरत है तो ये जिम्मेदारी किसके पास में जाएगी, नर्सिंग असिस्टेंट के पास में। तो ऑप्शन सी जो है ये नर्सिंग असिस्टेंट के जिम्मेदारी में रहेगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। और बी में लिखा हुआ है ये जो क्लाइंट है ये किस में जाएगा, लाइसेंस प्रैक्टिशनल नर्स या लाइसेंस वोकेशनल नर्स के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। एक मरीज है जिसको बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है। एज ए नर्स आप मरीज को केयर दे रहे हो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के लिए। फ्लूइड इज असेस्ड लीकिंग फ्रॉम द ईयर, और आप असेस कर रहे हो कि ईयर में से फ्लूइड जो है, आप फ्लूइड को असेस कर रहे हो और वो कहां से लीक हो रहा है, ईयर में से लीक हो रहा है। व्हाट इज द नर्सेज फर्स्ट एक्शन, एज ए नर्स आपका पहला एक्शन क्या रहेगा। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है और ईयर में से फ्लूइड लीक हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें सबसे पहले जो लीक हो रहा है फ्लूइड उसमें सबसे पहले पता करना है कि वो कहीं सीएसएफ तो नहीं है। तो हमें किसका पता करना है, सीएसएफ लीकेज के बारे में पता करना है। किसका पता करना है, सीएसएफ लीकेज के बारे में पता करना है। अब वो फ्लूइड अगर सीएसएफ है, इसका पता लगाने के लिए हमको इस फ्लूइड में ग्लूकोज चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, ग्लूकोज। तो टेस्ट करेंगे हम उस ड्रेनेज को ग्लूकोज के लिए, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अगर उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है तब तो वो सीएसएफ है,
और अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो वो CSF नहीं है, वो नॉर्मल फ्लूइड है, वो CSF नहीं है। तो अगर CSF लीकेज हो रहा है तो आपको ग्लूकोज की वहां पे प्रेजेंसी देखने को मिलेगी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ईयर कैनाल को जेंटली इरिगेट करना, फिजिशियन को नोटिफाई करना या ओक्लूसिव ड्रेसिंग लगा देंगे, ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन नहीं है। आपको सबसे पहले तो लीकेज होने वाले फ्लूइड के अंदर ये देखना है कि वो CSF है या नहीं है, और ये जो लीकेज हो रहा है उसको ओटोरिया के नाम से जानते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर आफ्टर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, ईयर से डिस्चार्ज जो होता है वो ज्यादातर CSF का होता है, और CSF का लीकेज अगर हो रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। तो आपको CSF लीकेज का पता कैसे लगेगा? जब आप वहां पे चेक करेंगे ग्लूकोज टेस्ट उस फ्लूइड के अंदर, और CSF के अंदर ग्लूकोज होता है, नॉर्मल म्यूकस के अंदर ग्लूकोज नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही से जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नर्वस सिस्टम से बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का क्वेश्चन था। नर्वस सिस्टम को डिटेल लेक्चर से पढ़ना हो, कंसेप्चुअल स्टडी करना हो तो आज ही अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, साइनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे आपको कंसेप्चुअल स्टडी कराई जाती है विद इंपॉर्टेंट MCQ सेशन। क्वेश्चन कह रहा है द नर्स हैज इंसर्टेड ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू एंट्रल फीडिंग। एंट्रल फीडिंग देने के लिए आप NG ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो किसी मरीज के अंदर। विच असेसमेंट रिजल्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर दैट द NG ट्यूब इज प्रॉपरली प्लेस इन द स्टोमक। कौन सा असेसमेंट रिजल्ट बेस्टली इंडिकेट कर रहा है कि जो NG ट्यूब है उसको प्रॉपरली आपने स्टोमक के अंदर इंसर्ट कर दिया। आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कर रहे हो एक मरीज को, एंट्रल फीडिंग दे रहे हो, तो NG ट्यूब आपने इंसर्ट किया, आपने फिर असेसमेंट किया, तो कौन सा रिजल्ट बेस्ट तरीके से आपको बताएगा कि जो आपकी NG ट्यूब है वो प्रॉपरली कहां पे चली गई है? स्टोमक के अंदर। फर्स्ट है एस्पिरेट ऑफ 10 कलर्ड म्यूकस। 10 कलर्ड म्यूकस जो एस्पिरेट होता है, इसका मतलब NG ट्यूब जो है वो आपके स्टोमक में नहीं है, वो लंग्स के अंदर है, क्योंकि ये म्यूकस जो होता है 10 कलर म्यूकस वो लंग्स का म्यूकस होता है। तो ये तो खोटा जवाब है, ये बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, इसका मतलब NG ट्यूब सही जगह पे नहीं है। दूसरा है ग्रीन एस्पिरेट विद ए pH ऑफ 3 एग्जैक्टली, है ना, जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं वो एस्पिरेट करोगे तो ग्रीन कलर के एस्पिरेट होंगे, और pH जो है वो स्टोमक का हाईली एसिडिक होता है, दैट इज 3। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बेस्ट कंफर्मेशन है कि NG ट्यूब आपकी सही जगह पे है। थर्ड है स्विच ऑस्कल्टेटेड विद इंजेक्शन एयर। तो ये खोटा जवाब है, इससे आपको NG ट्यूब का प्लेसमेंट सही पता नहीं चलेगा। और बबलिंग इन ए कप ऑफ NS व्हेन द एंड ऑफ द ट्यूब इज प्लेस्ड इन द कप। ये दोनों तरीके हम काम में लेते हैं, है ना, हम एयर को करते हैं और हम वहां पे बबलिंग भी चेक करते हैं, लेकिन बेस्ट इंडिकेटर पूछा और बबलिंग अगर है ना, एंड ऑफ द ट्यूब प्लेस के टिप पे बबलिंग है, इसका मतलब तो वो लंग्स के अंदर है। समझ रहे हो बात को? जो लंग्स में होती है तब ये बबलिंग होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ग्रीन एस्पिरेट हो रहा है और उसका pH 3 है, इसका मतलब ये बेस्ट आपको बताएगा कि कहां पे है? स्टोमक के अंदर। अच्छा, NG ट्यूब का प्लेसमेंट का सबसे बेस्ट तरीका पूछे, इन 4 ऑप्शन में तो वो नहीं था, इसलिए वो जवाब नहीं बना, पर सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सरे, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। कोई भी ट्यूब जब आप बॉडी में इंसर्ट करते हो तो ट्यूब अपनी जगह पे है या नहीं है, इसका पता करने के लिए आपको एक्सरे कैरिड आउट कराना है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करना है, और एक्सरे के द्वारा आप ये पता करेंगे कि वो अपनी जगह पे है, और जब ये हो जाता है तो फिर ये कंफर्मेटिव होता है। तो सबसे ज्यादा कंफर्मेशन तो होता है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज विद इन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन फॉर ए पोस्ट ऑपरेटिव क्रेनियोटोमी क्लाइंट। एक मरीज है, पोस्ट ऑपरेटिव क्रेनियोटोमी क्लाइंट है, कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन के अंदर है कि ये नॉर्मल है, मतलब क्रेनियोटोमी के बाद में ऐसा होना नॉर्मल है। इसका मतलब 3 बातें अबनॉर्मल दी हुई है, 1 बात नॉर्मल दी हुई है। आपको ये पता करना है कि कौन सी बात नॉर्मल है। फर्स्ट है ए डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे। तीसरे दिन, पोस्ट ऑपरेटिव के तीसरे दिन, थर्ड डे पे मरीज का रेस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ये कभी भी नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है। ये इंडिकेट करता है कि मरीज का ICP बढ़ रहा है। क्रेनियोटोमी के बाद में अगर मरीज का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंडिकेट करता है, और ये अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता।
एक ऑप्शन कह रहा है कि उसका प्यूपिल जो है वो स्लजिश रिएक्ट कर रहा है पहले 24 से 48 घंटे के अंदर। तो प्यूपल का रिएक्शन स्लजिश होना अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है, इंक्रीज आईसीपी को इंडिकेट करता है, ब्रेन के एडिमा को, सेरिब्रल एडिमा को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे खोटा हो गया, ये भी अबनॉर्मल फाइंडिंग है, ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही अबनॉर्मल फाइंडिंग इंडिकेट होती है यहाँ पे। ऑप्शन सी में कह रहा है ड्रेसिंग चेंज 3 to 4 times a day फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन में 3 से 4 बार आप ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो। देखिएगा नॉर्मली वुंड की साइड से सिक्रीशन बहुत कम होते हैं तो डेली ड्रेसिंग चेंज होती है, पर अगर ड्रेसिंग दिन में 3 से 4 बार चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ड्रेनेज फ्लूइड वहां पे बहुत ज्यादा है। ये भी एक तरह से अबनॉर्मल बात है, ये नॉर्मल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही अबनॉर्मल फाइंडिंग है, कॉम्प्लिकेटरी कंडीशन को इंडिकेट करती है। सर्जरी के बाद में मरीज सही नहीं है, इस बात को इंडिकेट करते हैं। लेकिन ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो रेंज कर रहा है 98.8 से 96.9.6, ये नॉर्मल है ऑपरेशन के बाद में। तो डी यहाँ पे आंसर बनेगा। पहले 2 से 3 दिन में 98.8 से 99.6 टेम्परेचर नॉर्मल है, किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर ये 100 से ज्यादा हो जाए या हाइपरथर्मिया हो जाए तब शायद ये अबनॉर्मल बन सकता है, बाकी ये अबनॉर्मल नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन सेशन को आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको दिखेगा। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करना है और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देना है। 5 स्टार रेटिंग का इस ऐप है जहां पे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यू आपको लिखना है। और इतना ही नहीं, आपको एक और इंपॉर्टेंट काम करना है कि इस ऐप के ऊपर कई सारे वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ अवेलेबल है, उसको आप आराम से पढ़ें। और इन फ्यूचर भी बहुत सारी चीजें इस ऐप के ऊपर आने वाली है जो आपके भविष्य निर्माण में एक कारगर हथियार साबित होगी। इस ऐप के ऊपर पाए जाने वाले इन फीचर का कुछ कंपोनेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो पेड रहेगी। इन पेड चीजों के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पेड चीज है MPCHO टेस्ट सीरीज। 26 और 27 मार्च को MPCHO का एग्जाम है। उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में 1000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो हम लोगों ने तैयार किए हैं MPCHO के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर। तो सिलेबस के पैटर्न के ऊपर तैयार किया हुआ इस कंटेंट को हम प्रोवाइड करा रहे हैं ऐप के थ्रू आप लोगों को। आपको करना क्या है, इस MPCHO बेस्ड MCQ का प्राइस है 299। आपको गूगल पे या फोन पे करना है। एक नंबर दिया हुआ है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे करे 299 और इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें तो टीम नोवल के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा आपका टेस्ट सीरीज और आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा के MPCHO के एग्जाम के अंदर अपना बेहतरीन कर पाएंगे। और वी होप कि आप लोग जल्दी से MPCHO में सेलेक्ट हो जाए। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप थ्योरी लेक्चर भी लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पे। MPCHO के पैटर्न पे बनाया हुआ थ्योरी लेक्चर, तो अप्रोच करिए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम कंटिन्यू करते हैं MCQ सेशन को। एक और नया कतई जहर क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आया है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्लाइंट इज इमोबिलाइज, मरीज जो है वो इमोबाइल है, वो चल नहीं सकता। विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट इंप्रूव टिश्यू परफ्यूजन टू प्रिवेंट स्किन प्रॉब्लम। आपका जो पेशेंट है वो कैसा है, इमोबाइल है, वो हिल डुल नहीं सकता। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो बेस्ट इंप्रूव करेगा टिश्यू परफ्यूजन को और प्रिवेंट करेगा स्किन के प्रॉब्लम को। मतलब अगर इमोबिलाइज मरीज है, उसमें टिश्यू परफ्यूजन अगर ढंग से नहीं हुआ तो स्किन जो है उसको कहीं ना कहीं इंजुरी होएगा, डैमेज होएगा और उससे बैड सोर बनते हैं। ज्यादातर इमोबिलिटी वाले मरीज जो होते हैं उसमें स्किन की जो प्रॉब्लम रहती है वो बैड सोर, प्रेशर सोर या डेक्यूबाइटस अल्सर बनते हैं। तो आपको बैड सोर या प्रेशर सोर नहीं बनने देना है, मरीज की स्किन को डैमेज नहीं होने देना है। तो इसके लिए आप क्या इंपॉर्टेंट एक्शन लेंगे, फर्स्ट है असेसिंग द स्किन डेली स्किन को असेस करेंगे।
दूसरा मसाजिंग एंड एरिथमेटस एरिया ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर जो एरिथमेटस एरिया, जो लाल एरिया, उसकी मसाज करेंगे। चेंजिंग इनकॉन्टिनेंस पैड एज सुन एज दे बिकम सोइल्ड, जब इनकॉन्टिनेंस पैड सोइल्ड हो जाते हैं तो उसको तुरंत हम चेंज कर देंगे। और लास्ट है परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड टर्निंग द रीपोजिशनिंग द क्लाइंट। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देंगे, मरीज को टर्न करेंगे और मरीज को रीपोजिशन करेंगे। 4 तरीके के ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट एक्शन है जो प्रिवेंट करेगा स्किन में ब्रेकडाउन को, डैमेज को? पहला ऑप्शन कह रहा है असेसिंग द स्किन डेली। स्किन को डेली असेस करके आप ये तो पता कर सकते हो कि स्किन जो है वो किसी कॉम्प्लिकेशन की रिस्क पे है या नहीं है। ये असेसमेंट का तरीका है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो इससे आप कोई चीज प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, सिर्फ पता कर सकते हो। पता करना और रोकने में फर्क है। तो यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पता कर रहे हो कि स्किन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अब प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, ये पता करने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल खोटा है। बी कह रहा है मसाज करो एरिथमेटस एरिया को, जो कभी भी नहीं करते हैं। अगर कोई लाल एरिया है, आपने असेस किया और आपको कोई लाल एरिया वहां पे दिखा और उसके ऊपर आपने मसाज किया तो वहां से स्किन हट जाएगी और ये अल्सर बन जाएगा। तो आपको रेड साइड जगह पे कभी भी मसाज नहीं करना होता है, ये खोटा जवाब है। एक ऑप्शन कह रहा है आप चेंज करेंगे इनकॉन्टिनेंस पैड को एज सुन एज दे बिकम सोइल्ड। पैड लगा हुआ है और वो जब गीला हो गया है, यूरिन कर दिया मरीज ने, तो उसको तुरंत जल्दी हम चेंज कर देंगे। ऐसा करने से उस एरिया में इरिटेशन नहीं होगा, लेकिन इससे स्किन का ब्रेकडाउन या डैमेज नहीं रुकेगा। मतलब वो नॉर्मली यूरिन वहां पे लगता है स्किन को तो मरीज को इरिटेशन होता है, आपने चेंज कर दिया तो उसको इरिटेशन नहीं होगा। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी मरीज इमोबिलाइज है तो उसका सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन रोकना है तो उसको पोजिशनिंग दो हर 1 से 2 घंटे में, है ना, 1 to 2 आवर्स हर 1 से 2 घंटे में उसकी क्या चेंज करो, पोजीशन चेंज करो, उसको रीपोजिशन करो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड टर्निंग एंड रीपोजिशनिंग द क्लाइंट। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हम मरीज को कराएंगे और इसके अलावा मरीज जो है उसको टर्न करेंगे और रीपोजिशन करेंगे, जिससे उसकी स्किन में ब्रेकडाउन डैमेज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बनेगा। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन को या डैमेज को नहीं रोकेंगे। डी बिल्कुल सही है, ये डैमेज या ब्रेकडाउन को रोकने में कारगर साबित होगा। तो यहां पे बिल्कुल सही अप्रोच की है डी। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और कतई जाहिर क्वेश्चन है। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप एक अच्छे इंसान की भूमिका निभाएंगे। अगर आपका लाइक करने का मन ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर करने से हम मल्टीपल लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस मेरा एक पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आपको ये कंटेंट शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, जिससे हम मैक्सिमम लोगों का मदद कर सकेंगे। और एक बहुत बेहतरीन कहावत है, कर भला तो हो भला। इफ यू वांट गुडनेस यू हैव टू बी गुड। तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा अगर आप अच्छा चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है ना यार, कि अगर आप बबूल का पेड़ उगाएंगे तो बबूल ही उगेगा, और अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही लगेंगे। क्या बोएंगे वही मिलेगा आपको। अच्छा बोएं, जिंदगी में बेहतर करें, बढ़िया करें, ईमानदारी से करें, डेफिनेटली रिजल्ट आपके पक्ष में होंगे। आज नहीं तो कल होंगे, एक दिन जरूर होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द नर्स इज डिस्कसिंग न्यूट्रिशनल नीड्स विद द डाइटिशियन एट द नर्सिंग होम। Which diet selection indicates a proper diet for healing of a decubitus ulcer? Decubitus ulcer मरीज को वाया आप डाइटरी प्लान कर रहे हो, कौन सी डाइट जो है वो आपका प्रॉपर डाइट है जो हीलिंग के अंदर मदद करेगा। डेक्यूबाइटस अल्सर वाले मरीज में हीलिंग में मदद करने वाली प्रॉपर डाइट कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है टोस्ट सैलेड, मिल्क एंड स्लाइस ऑफ कैरामल केक। सेकंड है वेजिटेबल सूप एंड क्रैकर्स एंड ए ग्लास ऑफ टी। थर्ड है बेक्ड चिकन ब्रेस्ट, ब्रोकली, व्हीट रोल एंड एन ऑरेंज। और लास्ट है हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइड एंड कॉर्न ऑन द कॉब। 4 तरीके की डाइटरी सोर्स दिए हुए। हीलिंग में मदद करने वाले डाइटरी सोर्सेज में एक तो होना चाहिए प्रोटीन और एक होना चाहिए विटामिन सी। ये हीलिंग में मदद करते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो दिए हुए हैं ये गलत जवाब है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना। ये जो डाइट है, टॉस है, सैलेड है, मिल्क है, कैरेमल केक है,
वेजिटेबल सूप है, क्रैकर्स है, ग्लास ऑफ टी है, इनमें कहीं भी प्रोटीन सोर्स नहीं है। आप इनको ढंग से पढ़े तो इसमें प्रोटीन का कंटेंट नहीं है, इसलिए ये तो हीलिंग में बेस्ट डाइट नहीं बन सकती। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है हैमबर्गर, फ्रेश फ्राइड और कॉर्न। यहाँ पे विटामिन सी नहीं है, ये विटामिन लेस डाइट है। हमें तो प्रोटीन और विटामिन दोनों चाहिए। और बैग्ड चिकन ब्रेस्ट के अंदर खूब सारा अमाउंट में प्रोटीन होता है। ब्रोकली एंड व्हीट रोल भी प्रोटीन रिच होते हैं। और ऑरेंज जो होता है ये विटामिन सी रिच होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें प्रोटीन भी है और विटामिन सी भी है। और जब दोनों का मिलन होता है तो हीलिंग को होना ही पड़ता है, होता ही नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि एक मेहनत आप करें और एक आपका मेंटर करें, और जब दोनों की मेहनत मिलती है तब ताली से ताली बजती है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते आप। एक हाथ हमारा रहेगा, एक हाथ आपका रहेगा, और जब दोनों मिलेंगे तो ताली बजेगी, धमाका भी होगा और उस धमाके से सिलेक्शन निकलेगा एम्स नॉर्सेट के अंदर। तो बस एक हाथ को हमेशा तैयार रखिएगा, दूसरा हाथ इधर तैयार रहेगा, ताली बजेगी, धमाका होगा और उसमें से सिलेक्शन निकलेगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है लाइफ का, याद रख लीजिएगा, जिम्मेदारी के साथ में पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई लोगों की उम्मीदें आपसे लगी हुई है और उन लोगों में सबसे फ्रंट पे आपके पेरेंट्स, आपके वो माता पिता ने आपका हमेशा भला चाहा है और वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में सफलता के शिखर पे रहें। तो बस इसी तरीके के कंटेंट पे मेहनत करते रहिएगा, अगले क्वेश्चन के ऊपर मेहनत से जवाब दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट जवाब है, कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं और ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आंसर में देखो, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना और 4 ऑप्शन को पढ़ना आपका आंसर डिसाइड करता है और डेफिनेटली आप अच्छे से इसको हैंडल कर पाओगे। आई नो वेरी वेल कि क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है केमिकल डिपेंडेंसी यूनिट में, कोकीन जो है उसका एडिक्शन है मरीज को, है ना, केमिकल डिपेंडेंसी यूनिट में आया है। और कौन से केमिकल पे डिपेंडेंसी हो गई है? कोकीन के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है भाई साहब की। क्लाइंट बोल रहा है कि आई डोंट नो व्हाई यू आर ऑल सो वरीड। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि तुम इतने लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। आई डोंट नो व्हाई यू आर सो वरीड, तुम इतने ज्यादा दिक्कत में क्यों हो। आई एम इन कंट्रोल, मैं कंट्रोल के अंदर हूं। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, मैं कंट्रोल में हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तुम लोग बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो? ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं एज सच, और तुम लोग इस तरीके से किए जा रहे हो। यार कमाल बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो विच डिफेंस मैकेनिज्म इज बीइंग यूटिलाइज, ये मरीज कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज कर रहा है? मतलब मरीज आपसे ये बोल रहा है कि कोकीन एडिक्शन का था, आप वहां पे लेके आए, ये बोल रहा है मैं कंट्रोल में हूं भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम लोग इस बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, क्या हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इसका मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। व्हाट द पेशेंट इज ट्राइंग टू से, पेशेंट इज ट्राइंग टू से कि कुछ है ही नहीं, दिस इज नॉन एज डिनाइल, मना कर रहा है, एकदम साफ सुथरा मना। ये है डिफेंस मैकेनिज्म मरीज की कि वो क्या कर रहा है, डिनाइल कर रहा है। यहाँ पे कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म अपना रहा है? डिनाइल करना। एक ऑप्शन है रैशनलाइजेशन, उसमें कोई तर्क वितर्क देना कि हाँ मैंने लिया, इसकी वजह से लिया, दोस्तों ने दे दिया, फलाना ठिकाना। एक है प्रोजेक्शन, थोपना किसी के ऊपर, मैंने थोड़ी लिया था, उसने ऐसा किया तब ये हुआ, नाचने जाने आंगन टेढ़ा जैसा अगर वो कंसेप्ट बोलता तो ये प्रोजेक्शन होता। और डिसोसिएशन जो होता है वो किसी बात को दूसरे, मतलब अगर ये पैरालाइज का नाटक करता है ऐसा, तो ये डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में आते हैं। तो ए, बी और सी ये मैकेनिज्म यहाँ पे वो नहीं अपना रहा है, वो तो मना कर रहा है कि मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ लिया ही नहीं, मैं तो एब्सोल्युटली कंट्रोल में हूं। तो इसको हम डिनाइल के नाम से जानते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन। द नर्स नोट्स द फॉलोइंग लैब टेस्ट रिजल्ट ऑन ए 24 आवर्स पोस्ट बर्न क्लाइंट। पोस्ट बर्न क्लाइंट है, 24 घंटे हो चुके हैं, लैब रिजल्ट आप असेस कर रहे हो, कौन सी अबनॉर्मलिटी जो है वो पर्टिकुलर कंसर्न इश्यू रहेगी। मतलब 4 यहाँ पे दिए ऑप्शन, कंसर्न इश्यू आपको बताना है। पोटेशियम 7.5, सोडियम 131, एबीजी में आर्टेरियल पीएच 7.34 और हिमेटोक्रेट 52। बर्न का मरीज है, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में थोड़ा डिहाइड्रेटेड रहता है, जब वो डिहाइड्रेटेड रहता है तो थोड़ा सा हिमेटोक्रेट एलिवेटेड है, ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला इश्यू नहीं है। पीएच इसका एकदम लगभग नॉर्मल है और सोडियम जो है ये भी लगभग नॉर्मल है। वैसे 135 to 145 होता है, लेकिन 131 भी लगभग नॉर्मल है। लेकिन पोटेशियम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 7.5 मिलीग्राम पोटेशियम जो है वो हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है, कार्डियक एरिथमियाज करेगा और मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है
ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही नॉर्मल फाइंडिंग है। पोटेशियम का 7.5 होना ये बड़ा अबनॉर्मल इश्यू है इस मरीज के लिए और इसको तुरंत प्रभाव से आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे आंसर बनेगा, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंफॉर्मेशन आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में, जो ये लोगो है इसके साथ में एक ऐप मिलेगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर दीजिए, रेटिंग में जाके, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। ऐसा करते ही ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे और ये फीचर्स जो है इनका फायदा उठा के इन फ्यूचर आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम के अंदर। इस ऐप के ऊपर बेहतरीन कंटेंट इन फ्यूचर अवेलेबल होगा 1 by 1, बस ऐप को इंस्टॉल करके रख देना है और टीम नोवल के साथ आपको जुड़ के रहना है इन फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि इस ऐप के ऊपर कुछ कंटेंट फ्री है, कुछ कंटेंट पेड है। इस पेड कंटेंट के अंदर हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम जो कि 26 और 27 मार्च को है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में टेस्ट सीरीज, एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीटली प्रिपेयर की गई है एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर, जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यूज है, 1000 प्लस एमसीक्यूज है और इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है जस्ट 299, 299 रुपए इसका प्राइस है, जस्ट 299 इसका प्राइस है। ये टेस्ट सीरीज में आपको एमपीसीएचओ एग्जाम के पैटर्न पे खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको सॉल्व करके आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने का तरीका बहुत सिंपल है, 299 आपको फोन पे या गूगल पे करना है। नंबर है 7272029029, रिपीट करता हूं 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे और गूगल पे करके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो और असेस करते हुए इस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो। 2 फायदे होंगे इससे आपको, एक तो आप बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ में, और दूसरा ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं ये आप सीख जाएंगे। तो बस दोनों तैयारी चीज करनी है तो आप आज ही इस टेस्ट सीरीज को परचेज करिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं नॉर्सेट का जो कि सितंबर 2021 में होने वाला है, आज ही अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज के अंदर, जो कि लग रही है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो है वहां पे अप्रोच करके आप बेहतरीन ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी कर सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी मटेरियल के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना तो आज ही पहुंच जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन क्लासेज में। स्मार्ट स्टडी विद एमसीक्यू सेशन 30 के 30 दिन क्लासेस लगती है, हर मंडे को मेगा टेस्ट होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में स्मार्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करके आपका भविष्य निर्माण करने की पूरी कोशिश की जाती है टीम नोवल के द्वारा। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो है वो 2:30 बजे से लगती है। आज ही अप्रोच करें और अपने आप को सफल बनाएं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन पढ़ रहे हैं, बेहतरीन सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।